क्या दोस्तों आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? हमारे नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी? कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने वाला पहला विश्व का देश कौन बन गया है? ऐसे ही बड़ी 13 खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 11 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। और प्रति वर्ष 10 दिसंबर को ही मानव अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया था, इसीलिए यह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस साल के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की थीम क्या रखी गई है? तो याद रखो, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ओके, भारत में भी मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 12 अक्टूबर 1993 को 28 सितंबर 1993 के मानव अधिकार सुरक्षा अध्यादेश के तहत हमारे भारत देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन कौन है? तो इमेज में आप देख सकते हैं जस्टिस HL दत्तू, वो हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव कौन है? अंबुज शर्मा, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और जब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन की, तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए वो मैं आपको यहां एक के बाद एक बताने जा रहा हूं। आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। सबसे पहले 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। और 1 दिसंबर को ही विश्व एड्स दिवस मनाया गया। और 1 दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस मनाया गया। क्लियर? उसके बाद आया 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। और 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर से भी जुड़े 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 1 दिसंबर से ही जुड़े 3 महत्वपूर्ण दिवस। और 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया गया। उसके बाद आया 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष। उसके बाद 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया। 5 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस यानी कि इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया गया। उसके बाद 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया गया। और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। और उसके बाद आया 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। और अब 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया पूरे विश्व में। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कनाडा ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए फाइजर के कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? पूरे विश्व में कोविड वैक्सीन मिल गई है तो इसको लोगों पर लागू करने हेतु हाल ही में एक वय मर्यादा तय की गई है, यानी कि कितने उम्र के अधिक से आयु के लोगों को यह वैक्सीन प्रोवाइड किया जाएगा। तो याद रखो, कनाडा में 16 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यह फाइजर नामक जो कोरोना वैक्सीन है वो देने के लिए मंजूरी दे दी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 16 वर्ष। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि फाइजर वैक्सीन की पहली खुराक अगले सप्ताह
14 वितरण केंद्रों पर पहुंचेगी और कनाडा को 2.49 लाख खुराक की पहली खेप अमेरिका और बेल्जियम के प्लांट से आएगी। और दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है कनाडा जिन्होंने यह कोविड-19 वैक्सीन लोगों पर अप्लाई कर दी है। तो पहला देश कौन सा दोस्तों आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। कनाडा की बात करें तो कनाडा की कैपिटल का नाम है ओटावा। कनाडा की सम्राज्ञी कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय। कनाडा के प्रधानमंत्री मैंने बताया जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। आप मैप में देखिए, यहां उत्तर अमेरिका से ही सटा हुआ यह है कनाडा। तीसरा क्वेश्चन, नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी? इमेज में आप देख सकते हैं हमारा यह नया संसद भवन जब बनकर तैयार होगा तब इसी तरह का होगा, त्रिकोणीय। और यह नए संसद भवन की आधारशिला हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने रखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र भाई मोदी। और नए संसद भवन के निर्माण करने में कितनी लागत आएगी? 971 करोड़ रुपए की लागत से यह नया जो संसद भवन है वो बनकर तैयार होगा। और कब तक बनकर तैयार होगा? 2022 में। भारत 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। तो उस समय राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों का आयोजन इसी नए संसद भवन में किया जाएगा। और इसमें 1400 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यानी कि अगले 100 साल तक हमारे भारत देश के संसद की जो सीट है इसमें कोई बदलाव आता है तो भी यहां इस तरह की व्यवस्था की गई है। और जो हमारा पुराना नया संसद भवन है उनकी बात करें तो दिसंबर 1911 में, कब? 1911 में दिल्ली का गठन किया गया। यानी कि दिल्ली को हमारे देश की कैपिटल घोषित किया गया क्योंकि किंग जॉर्ज पंचम उस वक्त हमारे भारत देश में आए थे। और तब हमारी जो कैपिटल थी कोलकाता उसको बदल कर दिया गया नई दिल्ली। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। और यह घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी। और यह दरबार उस वक्त ग्रैंड असेंबली कहा जाता था। दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का भी आयोजन किया गया था। कहाँ? दिल्ली दरबार में। और राज्याभिषेक के बाद किंग जॉर्ज पंचम ने नई राजधानी के निर्माण के लिए एडविन ल्यूटियंस को नामित किया। और इमेज में आप देख सकते हैं एडविन ल्यूटियंस जो एक बहुत ही अच्छे वास्तुकार थे। उन्होंने हमारे राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था। और उनके साथ उनके एक दोस्त थे हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर और एडविन ल्यूटियंस दोनों ने मिलकर यह दिल्ली को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया। वर्तमान संसद भवन और राष्ट्रपति भवन को एडविन ल्यूटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। सचिवालय जिसमें उत्तर और दक्षिण ब्लॉक शामिल है तो इस सचिवालय को हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। चौथा क्वेश्चन, KLI प्रोजेक्ट के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? KLI प्रोजेक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, इस मामले में सही ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी KLI प्रोजेक्ट। तो यह केबल कनेक्टिविटी किन दो स्थानों को जोड़ेगी आपको याद है? चलो मैं ही बता देता हूं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि और लक्षद्वीप समूह को, किसको? कोच्चि जो केरल में स्थित है, केरल के कोच्चि और लक्षद्वीप समूह के द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी KLI प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। और इनके जरिए दोस्तों कनेक्टिविटी बढ़ने से हमारे भारत देश को बहुत ही फायदा होने वाला है। KLI प्रोजेक्ट की बात करें तो यह कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों के बीच बिछाई जाएगी यह इस तरह की केबल कनेक्टिविटी। और परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? 1072 करोड़ रुपए। इस परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। और इस परियोजना मई 2023 तक पूरी हो जाएगी। तो यह आपको याद रखना है कि परियोजना को किसने फंडिंग दी है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा इसे वित्त पोषित किया गया है। और लक्षद्वीप को
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी कि हमारा भारत देश का नहीं बल्कि विश्व का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट था सिक्किम, और सिक्किम के बाद दूसरा ऐसा क्षेत्र जिसे हाल ही में ऑर्गेनिक हमारे यूनियन टेरिटरी कहे वो बन गया है। कौन? लक्षद्वीप। तो यह 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने के लिए सिक्किम के बाद दूसरे स्थान पर है, और लक्षद्वीप इस लक्ष्य को हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो यह फैक्टर भी आपको याद रखने चाहिए जो हाल ही में करंट अफेयर में है। और दिनेश्वर शर्मा जो लक्षद्वीप के प्रशासक थे, उनका ही जब हाल ही में निधन हो गया तब भी मैंने आपको लक्षद्वीप के बारे में बताया था। तो चलिए उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया। वे कहाँ के प्रशासक थे? लक्षद्वीप के प्रशासक थे। और तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर है कोच्चिन, और कोच्चिन से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 11 द्वीपों में यह लक्षद्वीप बटा हुआ है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। यहाँ इमेज में देख सकते हैं। और यह द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी है। और कवरत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल का नाम है। क्या? कवरत्ती। और यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लोगों का मुख्य व्यवसाय यहाँ मछली पकड़ना और नारियल की खेती है। साथ ही ट्यूना मछली का निर्यात भी यहाँ से किया जाता है। कौन सी मछली? ट्यूना मछली। और आपको याद है प्रति वर्ष ट्यूना डे कब मनाया जाता है? आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन, PMWANI यानी कि पीएम वानी देश में किसके विकास को बढ़ावा देगा? हाल ही में सुर्खियों में रही यह योजना हमारे देश में, याद रखो, वाईफाई नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाईफाई नेटवर्क। तो PMWANI इसका अर्थ क्या होता है? पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पूरे भारत में वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। और हमारे भारत देश में लगभग 1 करोड़ ऐसे वाईफाई सेंटर बनाए जाएंगे। कितने? 1 करोड़। एक विशाल वाईफाई नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए लगभग 1 करोड़ डाटा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वाईफाई नेटवर्क या डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं होगा। और इसी तरह हमारे देश में इस तरह की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। और पीएम वानी के लाभ क्या हो सकते हैं? तो यह देश में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देगा। यह ब्रॉडबैंड इंटरनेट, रोजगार, आय में वृद्धि और सशक्तिकरण के प्रसार में भी मदद करेगा। और इसीलिए हमें यह बात याद रखनी है। 6ठा क्वेश्चन, कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है यूनाइटेड किंगडम, बोले तो ब्रिटेन। और दूसरा देश बन गया है कनाडा। क्लियर? तो ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में फाइजर और बायोएनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। और यूनाइटेड किंगडम में 70 से अधिक अस्पताल हब 80 साल से अधिक के लोगों को टीका लगाने का कार्य करेंगे। और इसलिए आपको याद रखना है इसी देश का नाम। कौन? ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम। और लोगों को 21 दिनों के अंतराल के भीतर 2 इंजेक्शन लगाए जाएंगे। जिस व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा वह दूसरी खुराक के 7 दिनों के बाद पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त कर लेगा। इसी तरह की बात सामने आई है। और यह बात कही है इंग्लैंड देश ने यानी कि ब्रिटेन ने। तो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल का नाम क्या है? करेंसी का नाम क्या है? वहां के प्रधानमंत्री कौन है? कई बार बताया। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर की घोषणा किसने की है? मैंने यह क्वेश्चन लगभग 3 मंथ पहले बताया था। और हाल ही में यह इश्यू सामने आया है कि माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई अब 8,848.86 मीटर घोषित की है।
चीन और नेपाल देश ने संयुक्त रूप से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि डी। हाल ही में चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर की घोषणा की और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 86 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। और पिछली बार 1954 में भारत ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी और अब यहाँ नेपाल और चीन देश ने यह नया आंकड़ा हमारे सामने रखा है। और माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी है और इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है और इस पर्वत को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है और यह चीन नेपाल सीमा पर है। कहां पर? चीन नेपाल सीमा पर। और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो रेंज है जो हाल ही में मापी गई है यह चीन और नेपाल देश के द्वारा। तो चीन के बारे में भी मैंने आपको अक्सर बार बताया और नेपाल के बारे में भी। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हमें भी तो याद रहे और रिवाइज करना भी इतना ही जरूरी है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे पार्थिव पटेल का संबंध किस खेल से है? पार्थिव पटेल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि आपने T20 में भी खेलते हुए देखा है और कहीं टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। वो एक जाने माने क्रिकेटर किस राज्य के हैं? गुजरात राज्य के अहमदाबाद के पार्थिव पटेल ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इमेज में देख सकते हैं पार्थिव पटेल को। तो भारतीय विकेटकीपर एवं बल्लेबाज है पार्थिव पटेल। पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने आखिरी बार 2018 में जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान भारतीय जर्सी पहनी थी, यानी कि लास्ट मैच खेला था 2018 में। और 35 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने भारत के लिए 25 टेस्ट मैच, 38 एक दिवसीय मैच और 2 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। और आईपीएल में वो किस टीम की ओर से खेलते थे आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि की जयंती के उपलक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय भारती उत्सव 2020 का आयोजन किया गया? एक कवि है जिसका नाम है सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती की जयंती के उपलक्ष्य में एक अंतरराष्ट्रीय भारती उत्सव 2020 का आयोजन किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुब्रमण्य भारती। इमेज में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अंतरराष्ट्रीय भारती उत्सव 2020 को संबोधित भी किया और इसमें अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कवि और कलाकारों ने हिस्सा लिया। और भारती उत्सव का आयोजन महाकवि सुब्रमण्य भारती की 138वीं जयंती मनाने के लिए वनाविल कल्चरल सेंटर कर रहा है। इसका आयोजन कौन? वनाविल कल्चरल सेंटर इसका आयोजन कर रहा है। 10वां क्वेश्चन, वर्ष 2024 तक पहली महिला को चंद्रमा पर भेजने की योजना किसने तैयार की है? चंद्रमा की सतह पर पहली बार किसी महिला एस्ट्रोनॉट को भेजा जा रहा है और इस योजना को तैयार किया है नासा ने। और नासा ने इस मिशन का नाम दिया है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा शोध कार्यक्रम के माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है और इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सहित चंद्रमा की सतह पर अन्य जगहों पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है। और दोस्तों मैंने आपको 24 सितंबर को भी यह क्वेश्चन बताया था। क्या क्वेश्चन था? 2024 में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की आर्टेमिस योजना की घोषणा किसने की? नासा ने यह आर्टेमिस मिशन की घोषणा की। तब भी मैंने आपको डिटेल में बताया था इस आर्टेमिस प्लान के बारे में। नासा ने 2024 में चंद्रमा पर पहली महिला और अगले आदमी को उतारने के लिए $28 बिलियन की आर्टेमिस योजना की घोषणा की और पहला मिशन जिसे आर्टेमिस 1 के रूप में जाना जाता है 2021 में अंतरिक्ष यात्रियों के बिना ट्रैक पर है और आर्टेमिस 2 2023 में चालक दल के साथ उड़ान भरेगा और 2024 में आर्टेमिस 3 चंद्रमा की सतह पर मानवता की वापसी होगी और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहले अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना इस मिशन का लक्ष्य होगा।
नासा की इंटरनेट स्पीड कितनी है? 91 Gbps। और नासा की स्थापना राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहोवर ने की थी। नासा का मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। नासा के वर्तमान प्रमुख कौन है? जिम ब्रेडेस्टाइन। और नासा का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का पूरा नाम। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी में झाग पैदा हो रहा है? इमेज में आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन मैंने दोस्तों 2 महीने पहले ही बताया था कि यह नदी का नाम है यमुना। यमुना नदी में हाल ही में प्रदूषण की वजह से इस तरह के झाग पैदा हो रहे हैं। एकत्र किए गए नमूनों से पता चलता है कि यमुना नदी में फॉस्फेट की एकाग्रता 0.51 मिलीग्राम प्रति लीटर है और यह 0.005 और 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच होनी चाहिए, जो अब अधिक हो गई है, मात्रा बढ़ गई है। और दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने बताया था आपको 2 अगस्त को। वो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किस नदी के पानी में अमोनिया के उच्च स्तर लगभग 3 पार्ट पर मिलियन का पता चला है? तो यह नदी का नाम भी था यमुना नदी। और यमुना के बारे में इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आप याद रख लीजिए कि यह गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम में गंगा नदी से मिल जाती है यह यमुना नदी। और यमुना की कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। 12वां क्वेश्चन, वायु से पानी प्राप्त करने के लिए नई तकनीक किसने विकसित की है? वायु से पानी प्राप्त करने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है आईआईटी गुवाहाटी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी गुवाहाटी ने यह वायु से पानी बनाने की एक नई तकनीक विकसित की है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने हवा से पानी निकालने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है और यह तकनीक हाइड्रोफोबिसिटी की अवधारणा का उपयोग करती है। किसने विकसित की है? आईआईटी गुवाहाटी ने। तो आईआईटी गुवाहाटी देश का एक अग्रणी तकनीकी और अनुसंधान विश्वविद्यालय है। इमेज में आप देख सकते हैं आईआईटी गुवाहाटी को और यह असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी और इस संस्थान का आदर्श वाक्य क्या है? ज्ञान ही शक्ति है, इस संस्थान का आदर्श वाक्य। 13वां क्वेश्चन, गो फॉर जीरो नीति ने किस देश को अपने कोविड-19 मामलों को कम करने में मदद की है? एक देश ने गो फॉर जीरो नामक नीति लागू की और इनके कारण ऑस्ट्रेलिया देश में कोविड-19 मामलों को कम करने में बहुत ही ज्यादा सफलता हासिल हुई है। ऑस्ट्रेलिया की गो फॉर जीरो पॉलिसी सरकार ने क्वारंटाइन तोड़ने वाले यात्रियों के मुद्दे से निपटने के लिए एक क्यूआर कोड आधारित प्रणाली शुरू की थी। इस प्रणाली ने संबंधित व्यक्ति को ट्रैक करने में मदद की और इनके कारण प्रतिदिन लगभग 9 मामले सामने आए। ऑस्ट्रेलिया में कितने? प्रतिदिन 9 मामले। तो पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में हर रोज सिर्फ 10 मामले सामने आए हैं और इस कमी को स्पष्ट रूप से विक्टोरिया राज्य में देखा गया है। इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ साफ तौर पर इस तरह का अनुपालन किया है ऑस्ट्रेलियन नागरिकों ने। और जो देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है यह विक्टोरिया, जहां पर इस तरह पालन किया गया, जिसका अच्छा फल ऑस्ट्रेलिया को मिला। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा यानी कि कैपिटल। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इन्वेस्ट इंडिया को वर्ष 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार किसने प्रदान किया? अंकटाड। इमेज में आप देख सकते हैं अंकटाड ने हमारे इन्वेस्ट इंडिया को 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था अंकटाड यानी कि ऑप्शन डी। और लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम उनके नाम नहीं लेते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और सही आंसर चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और यह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने किसका स्थान लिया है वो भी पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ओके
चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूँ कि फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय।